हाँ, शुरू किया जाए भाई। जैसे जैसे नीट पास में आ रही है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होगी। स्वाभाविक बात है कि जैसे जैसे परीक्षा पास आती है, मेरी बात समझ में नहीं आती, अब मैं क्या करूं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे हम अपने को बैलेंस बनाएं, कैसे हम नीट को क्वालिफाई करें। तो सबसे पहली बात हम तुमको बताने जा रहे हैं, पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो पढ़ाई के शेड्यूल में देखा जाए, सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। हम बायोलॉजी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि नीट में 50% रोल बायो का होता है। तो जितने भी नीट स्टूडेंट दे रहे हैं आप एग्ज़ाम, तो बायो की बात करें, बायो कम से कम आपको थ्योरी पढ़ना है। कम से कम थ्योरी आप पढ़िए 5 घंटे, 5 आवर आपको बायो थ्योरी पढ़ना है। और बायो के ही कम से कम आपको 500 क्वेश्चन लगाने चाहिए। 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए जो इजीली हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको उठाना चाहिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री कम से कम आपको पढ़ना चाहिए 4 घंटे इस समय, और कम से कम क्वेश्चन भी 200 लगाने चाहिए। ये 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगाने चाहिए। अब फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करते हैं तो 3 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए और 100 क्वेश्चन डेली लगाने चाहिए। इतना तो आपका शेड्यूल होना ही चाहिए पर डे। इतना अगर जो आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप नीट के पास पहुंचेंगे। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में बार बार, जितने भी नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे, सबके दिमाग में ये बात रहती है कि फिजिक्स हमारी बहुत कमज़ोर है। लगभग 99% बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि फिजिक्स मेरी कमज़ोर है। तो एक तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि फिजिक्स मेरी कमज़ोर है। कभी भी निगेटिव थिंकिंग दिमाग में नहीं लाना चाहिए, पहली बात। अब तुमको हम बताते हैं फिजिक्स आपकी नहीं कमज़ोर है। अगर जो बायो आपकी स्ट्रांग कर रहे हो, तो बायो में 360 में से 340 नंबर आपको बायो में आ जाने चाहिए, अगर जो आप पढ़ते हैं बायो कायदे से। तो इतने 340 इसमें आ जाए। और केमिस्ट्री अगर जो अच्छे से पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में कम से कम आने चाहिए, इसमें भी 140 आने चाहिए। 140 या 140 नहीं तो 130 तो आने ही चाहिए। 130 इसमें आ जाए। और 100 नंबर अगर जो फिजिक्स में आ जाते हैं, ये 100 नंबर फिजिक्स में आ जाते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 0 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये 4 3 7 और 3 1 4 1 5, 570 नंबर हो गए। और अगर 570 नंबर आ जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में हमको एडमिशन मिल जाएगा। 570 में ऑल इंडिया से हमको एडमिशन मिल जाएगा। स्टेट की तो बात छोड़िए, जो आप फिजिक्स की बात करते हैं मेरी कमज़ोर है, तो एक तो निगेटिव थिंकिंग को आपको अलग करना पड़ेगा। कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए आदमी को, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग रखोगे तो 90% तो आप जंग ऐसे ही हार गए हो। इसलिए निगेटिव थिंकिंग आप निकाल दीजिए कि फिजिक्स मेरी कमज़ोर है। और 100 नंबर इजीली आप फिजिक्स में ला सकते हो, केवल आप थ्योरी तैयार कर लीजिए। आप इजी क्वेश्चन लगा लीजिए, फार्मूले देख लीजिए, 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 100 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। और इधर जम करके पूरी चीज़ें बायो केमिस्ट्री में देख लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात बताइए मुझे, तुम्हारे दिमाग में होगा उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है या वो बहुत जीनियस लड़का है। तो हम आपसे पूछते हैं
क्या 12th में जितने बच्चे टॉप करते हैं क्या वो नीट क्वालिफाई सारे बच्चे कर जाते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। ऑल ओवर इंडिया में अगर 100 बच्चे 50 बच्चे अगर जो 12th टॉप किए हैं तो 50 में से मुश्किल से 10 बच्चे नीट में सेलेक्ट होते हैं, बाकी तो नहीं हो पाते हैं। तो ये बात आपकी कहनी गलत है कि वो लड़का जीनियस है इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया और हम उतना जीनियस नहीं हैं। तो ये आप 100% गलत कह रहे हैं। देखिए, जीनियस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अगर जो कोई व्यक्ति जीनियस है तो जीनियस और कम जीनियस में कैसे सफलता प्राप्त की जाए, कैसे हम उसके लेवल में आए, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सफलता के केवल 3 मंत्र होते हैं और जो बच्चा ये 3 मंत्रों को फॉलो कर लेगा वो 100% सिलेक्शन पाएगा। अब 3 मंत्र क्या है? पहली बात तो हार्ड वर्किंग, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। अब हार्ड वर्किंग का तो कोई तोड़ है ही नहीं। और दूसरी चीज है टाइम की पंक्चुअलिटी। अगर जो आपने मॉर्निंग 5 बजे का टाइम लगाया है और 5:30 बजे आप उठते हैं तो वो पंक्चुअलिटी नहीं है, वो आपको पीछे खींचेगी। हम कहते 5 की जगह पर 5:30 का आप अलार्म लगाइए, लेकिन 5:30 जैसे ही अलार्म बजे आप तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। तो किसी भी चीज़ की सफलता के लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात मैंने बताया हार्ड वर्किंग, दूसरी बात मैंने बताया पंक्चुअलिटी, और तीसरी बात अब बताने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा बहुत जीनियस है, उसने किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू किया, 2 घंटे में उसकी रेडी हो गई, 2 घंटे में उसने तैयार कर लिया। हमको वही चीज़ तैयार करने में 4 घंटे लग गए। तो 4 घंटे हमने मेहनत किया और 2 घंटे उसने मेहनत की, तो हम बराबर में आ गए उसके। हम क्या करें, 2 घंटे और मेहनत कर लें तो हम जीनियस से आगे निकल गए, जीनियस को हमने पीछे छोड़ दिया। तो हार्ड वर्किंग जीनियस से जीनियस बच्चे को भी मात दे सकती है। और एक बात और सुनिए, जितना बढ़िया तरीके से आप अपने लिए खुद सोच सकते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उससे बढ़िया आपके भविष्य के लिए कोई नहीं सोच सकता है। आपको मालूम है, बस एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव एक्टिविटीज को कभी भी डोमिनेंट मत होने दो, हमेशा पॉजिटिव को उभार करके लाइए। ये मान के चलिए हम खूब मेहनत करते हैं, 100% सिलेक्शन लेंगे। कभी ये मत सोचिए पीएमटी का पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ये बातें कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा सोचिए हमारा ये चैप्टर 2 दिन में तैयार होगा या 1 दिन में तैयार होगा, एनी हाउ तैयार कर लीजिए। और एक बात सच तुम्हें बताएं, जितना हार्ड वर्कर आप बन जाओगे भगवान आपके साथ रहेगा, और जितना आप काम चोरी करोगे भगवान आपसे उतना दूर हो जाएगा। इसी बात पर एक बात बताते हैं। एक भक्त था और भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था, काफी दिनों से तपस्या कर रहा था। एक इमली का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था दर्शन करने के लिए। नारद जी जा रहे थे भोलेनाथ से मिलने। रास्ते में देखा भक्त तपस्या कर रहा है भोलेनाथ की, तो नारद जी उसके पास गए, उससे पूछा क्या आपकी इच्छा है? तो उन्होंने कहा मैं भोलेनाथ के दर्शन करने, भोलेनाथ जी से हमें मिलना है। तो नारद जी ने कहा
भोले जी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसने कहा नहीं, जब तक भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं ऐसे ही भक्ति करता रहूंगा। तो उस भक्त ने कहा, भोलेनाथ जी से ये कह देना आप दर्शन कब देंगे प्लीज। नारद जी चले गए भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी से संवाद हुआ तो नारद जी ने कहा कि आपका भक्त जो है तपस्या कर रहा है, आप उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, कब दोगे आप। तो भोलेनाथ ने कहा, जितना इमली के पेड़ में पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद हम उस भक्त को दर्शन देंगे। अब इमली के पेड़ में कितनी पत्तियां होगी आप सोचिए, क्या भक्त उतने समय तक जिंदा रह पाएगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि जितनी इमली के पेड़ में पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद हम भक्त को दर्शन देंगे। नारद जी वापस आए भक्त के पास। भक्त ने कहा नारद जी से, भोलेनाथ ने क्या कहा। तो नारद जी ने कहा कि आप सुन नहीं पाओगे, इस बात को छोड़िए। भक्त ने कहा नहीं, आप बताइए भोलेनाथ क्या बोले। तो नारद ने कहा, भोलेनाथ बोले हैं कि जितनी इस इमली के पेड़ में पत्तियां हैं उतने वर्षों के बाद हम भक्त को दर्शन देंगे। तो भक्त ने कहा, क्या भोलेनाथ ने ये वास्तव में बात कही है। तो नारद जी ने कहा, हाँ भाई, ये भोलेनाथ के सेंटेंस हैं, शब्द हैं। भक्त खुशी में झूम उठा और तेज तपस्या शुरू कर दी, स्पीड अपनी बढ़ा दी। भोलेनाथ प्रकट हो गए उस भक्त के सामने। तो नारद जी थोड़ा उदास हुए। नारद जी ने भोलेनाथ से कहा कि आपने तो ये कहा था कि जितने इस इमली के पेड़ में पत्तियां हैं उतने वर्षों बाद हम दर्शन देंगे भक्त को, आप तो तुरंत आ गए। तो भोलेनाथ ने कहा, जब आपने बताया कि हम दर्शन तब देंगे जितने इमली के पेड़ में पत्तियां हैं, तो उसको इस बात की खुशी हुई कि भोलेनाथ हमको दर्शन अवश्य देंगे। और वो झूम उठा और भक्ति और तेज कर दी कि भोलेनाथ हमको जरूर मिलेंगे। तो भक्ति जब तेज कर दी तो मुझे तुरंत आना पड़ा और भोलेनाथ के दर्शन हुए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी स्पीड को और बढ़ाएं, भगवान आपके साथ होगा और पीएमटी आप जीतोगे, नीट आप क्वालिफाई करोगे। अपने अंदर का डर आपको अलग करना होगा। डर कब आदमी करता है, जब उसके सब्जेक्ट तैयार नहीं होते हैं, कहीं न कहीं ड्रॉबैक बचा होता है, तब वो व्यक्ति डरता है। और जब आप हर चीज अच्छे से तैयार करो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है और भगवान तुम्हारे साथ होगा। तुमको मैंने एक कहानी और बताई थी बहुत पहले। मैंने बताया था कि रास्ते में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आ रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया तो श्री कृष्ण ने कहा, जंगल है, बहुत सारे हिंसक पशु हैं, रास्ता चलना उचित नहीं है, आप विश्राम कर लेते हैं। और कृष्ण जी ने कहा कि अपन जब बलराम से, जब आप सोओगे तो हम जगेंगे और जब हम सोएंगे तो आप जगोगे। मतलब एक व्यक्ति जगेगा तो एक व्यक्ति सोएगा। तो कृष्ण जी सो गए और बलराम जाग रहे थे। तो बलराम रात में जब जाग रहे थे तो एक राक्षस आ गया और भयंकर गर्जा। बलराम डर गए। फिर वो गर्जा, बलराम और डर गए।
जैसे जैसे बलराम डरते गए उनका साइज छोटा होता गया, और जब बहुत ज्यादा डर गए तो बहुत तेज चीख निकली और अचेत होकर के गिर गए। चीख निकली कृष्ण कृष्ण, और बेहोश होकर के गिर गए। राक्षस भाग गया। कृष्ण बलराम की चीख को सुन करके जगे तो कृष्ण समझे कि इनको नींद आ गई है और हमको जगाने के लिए आवाज दिया था, इसलिए इनको सोने दो, अब हम जागते हैं। अब कृष्ण जी पहरा दे रहे हैं और बलराम अचेत पड़े हुए हैं। फिर वो राक्षस आया, फिर राक्षस गर्जा। तो कृष्ण भगवान ने कहा राक्षस से, क्या बात है भाई, क्या हो गया है? तो राक्षस डर गया। कृष्ण भगवान का साइज बड़ा हो गया। फिर राक्षस गर्जा। फिर कृष्ण भगवान ने यही बात कही, क्या बात है, क्यों गरज रहे हो? तो राक्षस का साइज छोटा होता गया और कृष्ण भगवान का साइज बड़ा होता गया, और राक्षस का साइज इतना छोटा हो गया कि कृष्ण भगवान ने राक्षस को पकड़ करके अपने कमर में कपड़े से बांध दिया। जब सुबह हुआ, बलराम होश में आए तो बलराम कृष्ण भगवान से बोलने लगे कि आपको मालूम है रात में एक राक्षस आ गया था, बहुत डरावना था। तो कृष्ण भगवान ने अपने कमर से उस राक्षस को बाहर निकाला। कहा, क्या यही ये राक्षस था? तो बलराम ने कहा, हाँ यही वो राक्षस था। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा, इस कहानी से सीख हमको क्या मिलती है? अगर जो सामने वाले चैलेंज से हम डर जाएंगे तो चैलेंज बड़ा हो जाएगा और हम छोटे हो जाएंगे। अगर चैलेंज बड़ा हो गया और हम छोटे हो गए तो जंग कभी नहीं जीत सकते हैं, जैसे बलराम कभी नहीं जीत पाए। अगर सामने वाला चैलेंज चाहे जितना भी बड़ा हो, आप हावी हो जाओ, चैलेंज छोटा हो जाएगा और आप हावी हो जाओगे तो निश्चित रूप से उस चैलेंज को क्वालिफाई कर लोगे, 100% क्वालिफाई कर लोगे। तो कभी भी कितना भी, चाहे छोटा चैलेंज हो चाहे बड़ा चैलेंज हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और डरता कौन है? जो पढ़ता नहीं। इसलिए जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या पढ़ाई नहीं शुरू की है, अभी भी अपने पास टाइम है, भयंकर रूप से तैयारी करें और जुटे। और एक बात तुमको एक और बहुत अच्छी बता दें, अच्छा प्लेयर कौन होता है? सपोज करिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बैटिंग करने आए हुए हैं, बॉलर ने बॉल फेंकी, आपने बैटिंग की और छक्का मार दिया। पहली गेंद पे ही आपने छक्का मार दिया। फिर लगातार वो बॉल करता रहा और आप एक रन भी नहीं ले पा रहे हैं, और लास्ट में आप आउट हो गए 6 रन बना करके। तो आप फेल हो गए, आप जंग जीते नहीं हैं। जंग वो जीतता है भले ही पहली बॉल पर 1 रन बनाए, लेकिन रन की रफ्तार बनाने की कम नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन बना रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप नीट की तैयारी करते हैं, नीट या किसी भी एग्जामिनेशन या कोई भी काम करते हैं, अगर आपके काम में कंटिन्यूटी नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने 18 घंटे मेहनत कर ली, 18 घंटे पढ़ाई कर ली, कल हमने 10 घंटे पढ़ाई की, परसों हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, और एक दिन हम पढ़ाई नहीं किए, संडे को हम आराम कर रहे हैं।
इसका मतलब रिजल्टेंट 0 होगा। हमेशा याद रखना, आपको सफलता फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। सफलता कब मिलती है? भले ही पर डे आप 8 घंटे मेहनत करें, मत 18 घंटे मेहनत करें, मत 17 घंटे मेहनत करें, 8 घंटे आप मेहनत करें, लेकिन पर डे 8 घंटे आप मेहनत करें, आप निश्चित सफल होंगे। गैप नहीं होनी चाहिए, किसी भी काम में कंटिन्यूटी में ब्रेक नहीं होना चाहिए, 100% सिलेक्शन होगा। और एक बात तुमको बता दें, आज हमको पढ़ाते हुए 30 साल हो गए, 30 ईयर पढ़ाते हुए हो गए, और पीएमटी ही पढ़ा रहा हूं, और मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं। एक 2015 में सेलेक्ट हुई, एक 2018 में सेलेक्ट हुई। तो मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मान लेते हैं 17 लाख बच्चे बैठ रहे हैं पीएमटी में। जो आप देखते हो सोचते हो अरे 17-18 लाख बच्चा बैठ रहा है, कहां हम पढ़ निकल पाएंगे? तो देखिए, मैं तुमको बता रहा हूं, 17 लाख बच्चे जो बैठते हैं, 70 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से कम 10 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल फार्म मजाक में डाल देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। उनके बीच आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो 10 लाख बच्चे आप निकाल दीजिए, बचे कितने? 7 लाख बच्चे बचे। 7 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 5-6 घंटे डेली पढ़ते हैं, और 5-6 घंटे में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो 4 लाख बच्चे आप और निकाल दीजिए, इनसे भी मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। बचा कितना? 3 लाख बच्चे बचे। 3 लाख बच्चे बचे। 3 लाख में से 3 लाख बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। एक्चुअल कंपटीशन 2 या 3 लाख बच्चों के अंदर होता है। इनके बीच आपको क्वालिफाई करना है। तो 17-18 लाख जो बच्चे बैठते हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे तो पीएमटी लायक होते ही नहीं हैं। उनके बीच आपका कंपटीशन है ही नहीं। मुश्किल से 2-3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो रियल में 16-17 घंटे पढ़ते हैं, और उनके बीच आपका हैवी कंपटीशन होगा। तो कभी भी दिमाग में ये बात नहीं लानी चाहिए कि वो जीनियस है इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी फिजिक्स कमज़ोर है, या ये कारण है या वो कारण है। ये सब गलत चीज़ें होती हैं। आप अपने मनोबल को ऊपर उठाएं और जम करके मेहनत करें, और जब भयंकर मेहनत करेंगे तो भगवान आपका बिल्कुल साथ देगा, 100% साथ देगा। तो कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए। हर दिन, और सिलेक्शन के लिए आपको हर दिन ये मान के चलना है कि परीक्षा मेरी कल है। कोई भी दुनिया में व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? हम जम करके पढ़ें, जरा सा भी लापरवाही हम न करें। तो स्टूडेंट का ये नैतिक कर्तव्य होता है। जैसे हमारा कर्तव्य पढ़ाने का है, तो हम जम करके मेहनत करें। तो जो फील्ड में, जिस फील्ड में है, उस कर्तव्य का अगर जो अच्छे से पालन करता है तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं करेगा। और दुखी कौन होता है? जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। और एक बात तुमको बताएं, जैसे कुम्हार है, घड़ा बनाता है मिट्टी का, अगर उस घड़े को न पकाए कुम्हार,
तो 1 रुपए का भी वो घड़ा आप नहीं खरीदोगे। आप उस घड़े को फ्री नहीं लाओगे अपने घर में। क्यों? क्योंकि पानी जब उसमें भरोगे तो मिट्टी पिघल जाएगी, घड़ा किसी काम का ही नहीं है। जब कुम्हार उस घड़े को आग में तपाता है, फिर उसके बाद घड़े को निकालता है बाहर आग से, तब उसी घड़े को आप 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये में खरीद के लाते हो। तो जब घड़े को उसने आग में तपाया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने को आग में नहीं तपाना है, हमें भयंकर संघर्ष रूपी आग में तपाना है अपने को। और जब संघर्ष रूपी आग में अपने को तपाएंगे तो जैसे जैसे आप तपाते चले जाओगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा और नीट के पास आते जाओगे और नीट क्वालिफाई कर जाओगे और चेहरे पर आपके चमक अलग टाइप की होगी, क्योंकि वो चमक ज्ञान की चमक होती है। और एक बात तुमको बताएं, इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर सूर्य जैसा आपको चमकना है तो सूर्य जैसा आपको तपना भी पड़ेगा। तो जितना आप संघर्ष करोगे आपके चेहरे पर उतनी चमक आती जाएगी, और वो चमक ऐसी होती है जो किसी भी पानी से धुलती नहीं है। संसार आपका नतमस्तक हो जाएगा। वो चमक होती है चेहरे पर ज्ञान की। तो उस चमक को पाने के लिए आपको हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। निगेटिव थिंकिंग आपको अलग करनी होगी, और हर व्यक्ति ये मुकाम हासिल कर सकता है अगर वो चाह ले तो। अब 1.5-2 महीने बचे हैं। भौतिक सुख साधन से दूर हो जाओ, यारी दोस्ती से दूर हो जाओ और किताबों से कर लो मोहब्बत, और फिर देखना आपकी लाइफ में 4 सितारे लग जाएंगे। दुनिया आपके सामने झुकेगी। तो ऐसा अगर जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम ये सोच लो कि समाज मेरी बात सुने, तो समाज को सुनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी समाज सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। क्योंकि दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। जिसने चमत्कार नहीं किया है उसको दुनिया नमस्कार नहीं करेगी। तो अगर जो आप चाहते हो कि समाज मेरी बात सुने, तो आपको ये काम करने ही होंगे, और इस मौके को आप हाथ से स्लिप मत होने दो, क्योंकि बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता है।